हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे साइंस फॉर सुपर टेट और यह एनसीईआरटी क्लास 10th का सारांश भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे वोकल कॉर्ड के पास में थायराइड में ग्लैंड होती है, उससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावित होता है। और आयोडीन की कमी से जो हमारी थायराइड में ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, वो स्वेल हो जाती है, तो उसी रोग को हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग। उसके बाद में हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और यह ब्रेन में स्थित होती है। बिगेस्ट जो ग्लैंड है वो लीवर है। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, ये हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है, और जो पैनक्रियाज होते हैं उससे ही इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जो हमारे बॉडी में सुक्रोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। पहला है ऑक्सिन, जो ऑक्सिन मूल लंबाई के लिए ही होता है। जिब्रेलिन जो होता है वो पौधे की मूल लंबाई के लिए ही होता है। साइटोकाइनिन भी उसकी वृद्धि के लिए ही होता है। जो पौधा है उसमें अगर एब्सिसिक एसिड की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उस पौधे की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। उसके बाद में पुनर्जनन रीबर्थ किस में होता है, हाइड्रा में पाया जाता है और प्लेनेरिया में पाया जाता है। जब हम लोग किसी भी हाइड्रा के कोई भी पार्ट को काट कर छोड़ देते हैं तो उससे एक नया पौधा, एक नया हाइड्रा उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन। उसके बाद में है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये किस में ये पाया जाता है, ये रोज़ में यानी गुलाब में, गन्ने में और अंगूर में। इसका मतलब है कि उनकी जो स्टेम है, अगर उस पेड़ की जो स्टेम है उसी को काट कर हम लोग लगा देते हैं तो उससे एक नया पेड़, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर कायिक प्रवर्धन। यानी उसकी काया को ही, उसकी बॉडी को ही काट कर काया से ही एक नया जीव उत्पन्न हो सकता है। पराग कण कहाँ स्थित होते हैं, पराग कोश में। जो केसर है हमारा, फूल का वर्तिकाग्र ही है केसर। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया था, और आनुवांशिकता का नियम देने से पहले उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। प्रकाश टॉपिक आ जाता है यहाँ से। अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है। देखिए, इसको इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो यूज होता है वो हमारे व्हीकल्स के साइड मिरर के रूप में होता है, और बाकी हर जगह अवतल दर्पण का यूज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। लेंस का आवर्धन क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू आई बाई ओ या फिर m इक्वल टू वी बाई ओ। यहाँ पे i क्या है, इमेज की हाइट है, o क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, v क्या है, ये इमेज की वो डिस्टेंस है, u क्या है, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस अगर हमसे निकालने को कहता है तो पावर ऑफ लेंस होता है P बराबर 1/f। f क्या है, लेंस की फोकस दूरी, जो f है वो लेंस की फोकस दूरी है, यानी P बराबर 1/f मीटर में। किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। दोष हमारे दिए गए हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, ऐसा दोष जहां हमें दूर का ना दिखाई दे किंतु पास का मत दिखाई दे, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इस दोष का जो उपचार है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारा है दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब है कि व्यक्ति को पास में नहीं दिखाई देता है किंतु दूर दिखाई देता है। इस लेंस का जो उपचार है
वो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किया जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचरण करता है तो उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है, यानी वो अपने मार्ग से कुछ हट जाता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम दिखाई देते हैं। उसके बाद में लाइट रेस है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रकीर्णन यानी स्कैटर हो जाना, यानी फैल जाना, स्कैटर हो जाना। तो इसके उदाहरण है आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है वो नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण होता है, और सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग होता है वो लाल होता है, वो लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। बाद में हमारी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक आ जाती है। Q बराबर IT। Q का मतलब है चार्ज यानी आवेश, I का मतलब है करंट, T का मतलब है टाइम। ये फॉर्मूले हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे। Q बराबर IT ये हमारे चार्ज का फार्मूला है, या फिर इसको करंट का फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं, I बराबर Q/T। उसके बाद में है W बराबर VQ, धारा के द्वारा किया गया कार्य होता है। W बराबर VQ, V होता है वोल्टेज यानी विभव, और Q बराबर होता है चार्ज, होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V बराबर IR, यानी V यानी वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन। उसके बाद में हमारा दिया गया है कुछ हमारे जो रेसिस्टेंस होता है उसके मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। सीरीज के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर दो रेसिस्टेंस जो पैरेलल में जुड़े हैं तो उनके लिए हम लोग उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये फार्मूला यूज़ करते हैं। शक्ति यानी पावर का फार्मूला होता है W/T यानी वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर। W बराबर VQ हम लोग जानते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे। Q बराबर T हम लोग जानते हैं I होता है। W बराबर VIT, W को हम लोग यहाँ बनाते हैं हीट यानी H से निरूपित करते हैं, तो H का फॉर्मूला हमारा आ गया I²RT। देखिए अगर किसी भी सर्किट में हमें IM रेसिस्टेंस दिया गया है या फिर और टाइम दिया गया है तो हम लोग H बराबर I²RT इस फार्मूले का यूज करेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज में किसने की थी? माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ग्रीन हाउस में गैसेस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसमें सबसे जो मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, वाटर वेपर जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन के क्षय के लिए जिम्मेवार है। मीन्स जो होते हैं वे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से व्यक्ति में रतौंधी आ जाती है, और इसका जो मेन स्रोत है वो है गाजर हो गया, आम हो गया, ये सारे इसके स्रोत हैं। उसके बाद में है विटामिन बी जिसका नाम है थायमीन, और विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी रोग। उसके बाद में है विटामिन सी है जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन सी के जो स्रोत है वो है खट्टी चीज़ें, खट्टे फ्रूट, खट्टी सब्जियां, ये सारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। उसके बाद में है विटामिन सी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है सनलाइट। जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ता है तो हमारी स्किन में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में है विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो है ये मेनली स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और इसके जो स्रोत है वो सारे जितने तेल हैं हमारे सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा, ये सारे विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। उसके बाद में है विटामिन के। देखिए जो विटामिन के होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे ब्लड में क्लॉटिंग के लिए यानी थक्के के लिए
जिम्मेवार होता है। और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है पालक। सपनों को याद रखने के लिए विटामिन B6 जिम्मेदार होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन C होता है वो आंवले में होता है। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। जो हमारा दूध होता है वो संपूर्ण आहार होता है, लेकिन उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड है न्यूक्लियर फोर्स, यानी जो हमारा फोर्स न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको बांधे रखने के लिए जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड होता है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वीय बल जो होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। उसके बाद में आता है हमारा एनटीपी पर आयतन को निकालना। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर क्या आयतन होगा? तो यहाँ पर हमसे 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का हमसे एनटीपी पर आयतन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वेट में निकालते हैं। कितना होगा? वेट ऑफ CO2 कितना? कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं इसलिए 16 × 2 कर दिया तो आ गया 44। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड का अगर जो मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 44 होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैस का जो एक मॉलिक्यूलर जो वेट होता है उसका वेट एनटीपी पर होता है 22.4। इसका मतलब है कि 44 ग्राम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 22.4। और हमसे जो पूछा गया है वो है 4.4 ग्राम का, तो वो हो जाएगा 2.24 लीटर। उदासीनी अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एसिड और बेस के बीच में होती है, जिससे कि साल्ट और प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पर हम घरों में खाने का नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? उसका फॉर्मेशन जो होता है वो HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी रिएक्शन जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उससे कराते हैं तो हमारा NaCl यानी खाने का नमक सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर मॉप रिलीज होता है। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस फॉर सुपर टेट क्लास 10th NCERT का सारांश। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।